इस समय की सबसे बड़ी खबर है, साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या टाटा सन्स के वो टाटा फैमिली से इकलौते थे जो जिनके नाम में टाटा नहीं लगा था और वो बड़े पदों पर पहुंचे थे। उनकी मौत, कहा जा रहा है कि इतना बड़ा आदमी मुंबई से अहमदाबाद बाय रोड क्यों जाएगा, और जिस तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि जो मंजुलता, जो देवघर के डीएम थे, जो शेड्यूल कास्ट है, उन पर दिल्ली में निशिकांत दुबे ने केस दर्ज कराया है देशद्रोह का, जबकि इन्होंने सारे नियम कानून को धत्ता बताया था। तो क्या शेड्यूल कास्ट के इस आईएएस को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि क्या आज दो बड़ी रैलियां थी। दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल था महंगाई के खिलाफ, और बहुजनों का मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ा प्रोटेस्ट था। क्या टीवी ने इसके बारे में कोई रिपोर्ट की, कोई खबर दिखाया? तो इससे साफ होता है कि टीवी और अखबार जो है वो सत्ता के साथ है। किसी भी कीमत पर वो खबर के तौर पे भी विपक्ष को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। भाई, नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ जाए तो बीजेपी 50 सीटें नहीं लाएंगे। इसके क्या मायने हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, तो सबसे पहले राजू, जो साइरस मिस्त्री है, जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन यह दुर्घटना की जो स्टोरी पुलिस बता रही है उसमें बहुत से लूप होल है। पुलिस का कहना है कि साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। इस दौरान पालघर में उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। जहां दुर्घटनाग्रस्त कार के फोटो लिए गए हैं वहां सड़क के बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, साइड में जरूर है, लेकिन कार की हालत देखकर लग रहा है कि सामने से सीधी टक्कर हुई है। अगर आप YouTube पर मर्सिडीज GLC के क्रैश टेस्ट के वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि इंजन की जो हालत है वो सीधे आमने सामने टक्कर होने से हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि ड्राइवर कौन था। आश्चर्य की बात यह भी लग रही है कि कुल 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चारों हाई प्रोफाइल लोग हैं। साइरस मिस्त्री के बारे में सब जानते हैं। दूसरे व्यक्ति जिनकी मौत हुई बताई जा रही है, उनका नाम जहांगीर दिनेश पंडोल था। वहीं घायलों की पहचान अनायता पंडोले और दरियस पंडोले के तौर पे हुई है। जैसा कि गूगल बता रहा है, जहांगीर दिनसा पंडोल KPMG ग्लोबल स्ट्रेटजी ग्रुप के MD थे। डेरियस पंडोले प्राइवेट इक्विटी फर्म JM फाइनेंशियल के MD और CEO थे, और अनायता पंडोले ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थी। सब पारसी समुदाय के ही थे। अभी इन तीनों की यही जानकारी पुष्ट है। तो ड्राइवर कौन था? क्या साइरस मिस्त्री जैसा प्रोफाइल का व्यक्ति जो चार्टेड फ्लाइट हायर करने की क्षमता रखता है, वो बिना किसी प्रोफेशनल ड्राइवर के मुंबई से अहमदाबाद का 550 किलोमीटर का मिनिमम 10 घंटे का सफर कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि साइरस मिस्त्री का गोपीनाथ मुंडे हो गया। तो इस डेथ को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, और आज 2 बड़ी रैलियां थी। लेकिन उससे पहले ये खबर जान लीजिए। सोचिए, याद है जो धनमंत्री हैं वो मंजुल, और वो IAS हैं, जिस तरह से उन्होंने निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया था, उसको लेकर अब निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कराया है। तो M भजंत्री उनका नाम है, मंजुलता भजंत्री उनका नाम है, और उसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ब्राह्मण समाज से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ये अपने बच्चों के साथ ATC में घुस गए थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, और बिना परमिशन इन्होंने दबाव बनाकर परमिशन लिया फ्लाइट उड़ाने की। रात में परमिशन नहीं था। और जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं IAS हैं, उन्होंने इसको लेकर FIR ATC ने दर्ज कराया है। जो अधिकारी हैं वहाँ के, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी हैं, जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं देवघर के, उन्होंने केस दर्ज कराया है। उसके बाद बदले की भावना से निशिकांत दुबे ने दिल्ली में 0 FIR करवाया है उस IAS के खिलाफ। तो समाज को खड़ा होना चाहिए ऐसे ईमानदार लोग के साथ, और लोग लगातार इसको लेकर खबर दे रहे हैं। क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है तो ये खबरें चलती नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो सब कुछ कहता है। ये देखिए, ये है वो IAS जो गरीब के साथ घर में बैठकर खाना खा रहे हैं।
और ये है निशिकांत दुबे। सोचिए, पीड़ित परिवार जमीन पर बैठा है और वो कुर्सी तोड़ रहे हैं। यही निशिकांत दुबे हैं जिनका ओबीसी के लोग पैर धो के पी रहे थे। तो ट्राइबल आर्मी ने आईएस के सपोर्ट में अपना बयान जारी किया, ईमानदार आईएस वर्सेस समांतवादी। उसके बाद पुनीत कुमार शर्मा ने ईमानदार आईएस वर्सेस निशिकांत दुबे। ये लगातार जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अब नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सवाल आए। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि आज जो बड़ी रैलियां हुई है उसका क्या नतीजा रहा। काफी संख्या में आप लोग शेयर कीजिए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा तो 2024 में भाजपा 50 सीटों पर सिमट जाएगी। नीतीश कुमार क्या इशारा कर रहे हैं नीतीश कुमार, और ये बहुत जरूरी है जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आखिर बीजेपी से किसी को इतना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देश में धर्म की राजनीति हो रही है और सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, आपको पत्रकारिता करने नहीं दिया जाएगा, सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया, सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाल दिया गया, हजारों मुस्लिम युवा को जेल में डाल दिया गया है। सवाल ये है नीतीश कुमार की बातों का मर्म क्या है। नीतीश कुमार ने बिहार में वो रास्ता दिखाया है। बिहार में जिस तरह से आरजेडी और नीतीश जी का गठबंधन हुआ है उससे साफ है कि बड़ी तगड़ी फाइट होगी और ये लोग लीड करेंगे। अगर चुनाव जो है वो पिछड़ा बनाम अगरा होता है, सवर्ण बनाम बहुजन होता है, मंडल बनाम कमंडल होता है, तो बिहार में लीड लेंगे। सवाल वही है, मुकेश सहनी और चिराग पासवान, मुकेश सहनी चिराग पासवान इन दोनों अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचता है। रही बात झारखंड की, तो झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन की पार्टी गठबंधन में है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं ठीक से तो फिर वहां भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचता है। बात होती है उत्तर प्रदेश की, जहां 80 सीटें हैं, वहां अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आके लड़ती है, राजभर आ जाते हैं, तो भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, इन सब राज्यों में, जहां तमिलनाडु में फिर भी ठीक है क्योंकि वहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और कर्नाटक में बीएसपी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। मध्य प्रदेश में ओवैसी, बीएसपी, इन सबको लेकर कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। तो सवाल है कि कांग्रेस क्या हर जगह गठबंधन करने के लिए तैयार है? गुजरात का चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो विपक्ष की एकजुटता, नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो नेताओं के अपने पार्टी हित को छोड़ना पड़ेगा अगर ये लोग सचमुच चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जहां भी ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, त्रिपक्षीय मुकाबला होगा, बीजेपी के लिए हराना बहुत मुश्किल होगा। खैर, नीतीश कुमार के पास अनुभव है और देश उनको जानता है, इस लिहाज से बिहार, यूपी, झारखंड, लालू यादव अगर जेल से बाहर रहते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो देखना पड़ेगा कि मायावती जी की क्या भूमिका होती है, अखिलेश यादव की क्या भूमिका होती है और ओवैसी की क्या भूमिका होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं रैली कवर करने गया था कांग्रेस में, वहां मैंने लोगों से देखा, जो जाना समझा, इक्का दुक्का सवर्ण समाज के लोग थे। जो जनता की बात कर रहा हूं, पार्टी कैडर के लोग होंगे उनके, जो वो थे सवर्ण समाज से हो, इक्का दुक्का वो भी थे। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि सवर्ण समाज के लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मीडिया की भूमिका पर सवाल है कि इतनी बड़ी रैली हुई, पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था, लेकिन मीडिया सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का जो उनका जिस तरह से स्लैप ऑफ टंग हुआ है, जो स्लिप ऑफ टंग है, जो लीटर और केजी वाला मसला है, वो दिखाया जा रहा है। तो सोचिए, जो मीडिया कांग्रेस को नहीं दिखा रही है, बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस है तो नहीं दिखा रही है, वहीं मध्य प्रदेश के सागर में बहुजनों का बड़ा आंदोलन हुआ है, वो नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ मीडिया पर टिका हुआ है और मीडिया की भूमिका जो है, भारत में टीवी अखबार जो लोग हैं उनकी जाति की वजह से, वो लोग वैचारिक सहमति की वजह से बीजेपी के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक अधिकार सुरक्षित नहीं है और उस चक्कर में गरीबों की हालत भी खराब होती जा रही। तो भारतीय मीडिया के लिए स्कूल, अस्पताल, गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है।
फिलहाल आपको हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करते रहना पड़ेगा। और मैं इसीलिए तमाम जगहों पर एक ही सवाल पूछता हूं, अगर मुझे कोई सवर्ण समाज का आदमी मिलता है कि मोदी जी ने मंदिर बना दिया, मोदी ने 370 हटा दिया, हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही वो मुद्दा है, गाय गोबर गौमूत्र आइडियोलॉजिकल मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती है। सवाल यह है कि SC ST OBC के जो लोग इस मुद्दे पर फंसते हैं जबकि उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो ये लब्बो लुआब ये है कि फिलहाल बीजेपी को हराने के लिए जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है उसे पार्टियों को अपनाना पड़ेगा। और जो पार्टियां इस फॉर्मूले को नहीं अपनाएंगी, मान के चलिए कि या तो उनका स्वार्थ बहुत बड़ा है या उनको आम लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है। आपको बता दें कि लगभग 150 करोड़ आबादी है देश की, 70, 60, 65 करोड़ लोगों ने वोट किया था, 22 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और सरकार चल रही है। लोग बहुत परेशान है बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से। लेकिन ये मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया जो है फिलहाल आपसे बात नहीं करेगी। राहुल गांधी ने आज मीडिया को लेकर बहुत हमला बोला है, कहा है कि मीडिया दबाव में है। उनको नहीं पता है कि मीडिया दबाव में नहीं है, उसका एक जातीय कनेक्शन है, धार्मिक कनेक्शन है। खैर, राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों को, विपक्ष को जनता तक सीधे जाना चाहिए। आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी। साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर लगातार संदेह बना हुआ है। ये बड़ी खबर थी जो आपसे मैं शेयर कर रहा था। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।